सामाजिक विषय की द्वितीय इकाई, जिसमें समकालीन भारत यानी भूगोल विषय है। हम तुम लोगों को अध्ययन कराएंगे। भूगोल में प्रथम चैप्टर है संसाधन एवं विकास। अब हम संसाधन के बारे में बताएंगे। प्रकृति में पाई जाने वाली उन समस्त वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहा जाता है। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के अंतर्गत मिट्टी, स्थलाकृति, जल राशियाँ, वनस्पतियाँ और खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं। अब हम और सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी का उपयोग हम कई रूपों में करते हैं। कृषि कार्य में भी करते हैं, आवास बनाने में भी करते हैं, उद्योग धंधों के स्थापित करने में करते हैं, परिवहन के साधनों का विकास करने में करते हैं। इसी तरह से स्थलाकृति है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनका भी उपयोग हम कई रूपों में करते हैं। पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियों से उत्तर भारत की बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जिनका उपयोग हम बांध बना करके, नहरें निकाल करके सिंचाई के रूप में करते हैं, जल विद्युत उत्पादन के रूप में करते हैं, नौका संचालन के लिए करते हैं। इसी तरह से वनस्पतियां हैं, इनसे भी हमें बहुत सारे लाभ हैं। इनका भी उपयोग हम बहुत से कार्यों के लिए करते हैं। वनस्पतियों से हमको औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम रोगोपचार के लिए करते हैं। बहुत सारी वन संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसी तरह से खनिज पदार्थ हैं, जिनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में करते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग हम किसी न किसी रूप में करते हैं। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। प्रवृत्ति के आधार पर संसाधन कई प्रकार के हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर
संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैव संसाधन, यानी ये जैवमंडल से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पत जाति, प्राणी जगत, मत्स्य, पशुधन आदि। ये सब जैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है। और दूसरा है अजैव संसाधन, यानी जो संसाधन निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उनको अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धरातल आदि। अब इसके बाद समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो नवीकरण योग्य, यानी ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, जिनकी पूर्ति होती रहती है, इनको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा। ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इनका उपयोग हम बराबर लगातार कर सकते हैं, इसीलिए इनको नवीकरण संसाधन कहा गया है। और दूसरा है अनवीकरण संसाधन, यानी ये ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम एक बार करते हैं और उसके एक बार के प्रयोग के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। या हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका हम लगातार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो सकते हैं। ऐसे संसाधनों में हैं जैसे खनिज एवं जीवाश्म ईंधन। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर भी कई प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिन पर निजी अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, जैसे बाग, चरागाह, कुआं, भूखंड, घर। ये सब ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्तिगत किसी का अधिकार होता है, निजी अधिकार होता है। और दूसरा है इसमें सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिन पर समुदाय के समस्त सदस्यों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। जैसे चरागाह है, चरागाह अगर सरकारी है तो उसमें सभी लोग अपने जानवरों को चरा सकते हैं। शमशान भूमि है, शमशान भूमि में सभी लोग मुर्दा दफन कर सकते हैं। सार्वजनिक पार्क, इसमें सभी लोग घूम फिर सकते हैं। पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये सब ऐसे संसाधन हैं
जिनका उपयोग पूरा समुदाय कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, यानी जिन संसाधनों पर देश का अधिकार होता है। वैसे तकनीकी रूप से तो देश के समस्त संसाधनों पर देश का अधिकार होता है। किसी भी निजी भूमि को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, चाहे रेलवे लाइन बिछाना हो, चाहे सड़कें बनवाना हो या कोई अन्य कार्य हो, तो सरकार निजी भूमि को भी अधिग्रहित कर सकती है। सड़कें, नहरें, रेलवे लाइनें, समुद्री तट से 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। इसी तरह से अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। बिना इन संस्थाओं की अनुमति के इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे समुद्र तट रेखा से 200 समुद्री मील तक का समुद्री क्षेत्र। अब अगला जो वर्गीकरण किया, विभाजन किया गया है इसमें विकास के स्तर के आधार पर। अब विकास के स्तर के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे संभाव्य संसाधन, ऐसे संसाधन जो देश में उपलब्ध तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा है, अब वहीं पर यहाँ पर जल संसाधन की कमी है। इसी तरह से है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनके उपयोग के लिए गुणवत्ता एवं मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है। अब आगे आता है भंडारण। ये भंडारण क्या है? यानी पर्यावरण में ऐसे पदार्थ भी मौजूद हैं, ऐसे संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु औद्योगिकी के अभाव में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये पदार्थ मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। यदि औद्योगिकी का अभाव न हो तो इनका उपयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब है ये संचित कोष। ये संचित कोष क्या है? ये भी भंडारण का ही एक अंग है। इनको हम तकनीकी प्रयोग के माध्यम से उपयोग में ला सकते हैं। संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि। और दूसरे हैं मानवीय संसाधन, जिनको हम मानवकृत कह सकते हैं, जिनका निर्माण मानव करता है, मानव निर्मित करता है,
जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि।